नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के तीसरे अध्याय का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं, जिसके कवि हैं देव। आइए देखते हैं कि इस वीडियो में आज हम क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में आज हम सबसे पहले जिन कवित का अर्थ जानने वाले हैं उन कवित के बारे में जानेंगे, यानी उनका प्रसंग जानेंगे। इसके बाद हम पहले तथा दूसरे कवित का अर्थ भी जानेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इन कवित को पढ़कर आए होंगे। यदि अभी तक आपने इन कवित को नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और घर जाकर इस पाठ को जरूर पढ़ लीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो पहला कवित है उसका प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि कवि ने वसंत ऋतु का इस प्रकार वर्णन किया है जैसे वह एक छोटा बच्चा हो। जैसे आप सभी के घर में किसी नए बच्चे का जन्म होता है, किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है, तो सब किस तरीके से उसके स्वागत में लग जाते हैं, उससे प्रेम दिखाते हैं, उसे प्यार करते हैं। वैसे ही वसंत ऋतु के आने पर पूरी प्रकृति उससे प्रेम कर रही है, उसका स्वागत कर रही है। इसी का मनोहारी वर्णन कवि ने इस कवित में किया है। तो आइए इस कवित को हम पढ़ते हैं। कवित की पहली दो पंक्तियां हैं, डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। डार का मतलब होता है डालियां और द्रुम का मतलब होता है पेड़, यानी पेड़ की डालियां जो हैं वह वसंत ऋतु का पालना बन गई हैं, पालना जिस पर बच्चे को सुलाया जाता है। और नव पल्लव, पल्लव का मतलब होता है पत्ते, तो जो नए पत्ते हैं पेड़ के वे बिछौना नव पल्लव के, और उस पालने में नए पत्ते का बिछौना बिछाया गया है और उस नए बिछौने में वसंत ऋतु को सुलाया जाएगा, उसका स्वागत किया जाएगा। इस प्रकार इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि जो पेड़ की डालियां हैं वह वसंत रूपी बालक का पालना बन गई हैं और जो नए नए पत्ते हैं वह उसके लिए बिछौना बन गई हैं। सुमन, सुमन का अर्थ होता है पुष्प यानी फूल, और झिंगोला बच्चे को पहनाया जाने वाला एक कपड़ा होता है जिसे हम झबला भी कहते हैं। तो यहाँ पर कवि कहता है कि जो फूल हैं वे ऐसे लगते हैं जैसे वसंत ऋतु का पहना जाने वाला छबला हो, वसंत ऋतु का पहने जाने वाला कपड़ा हो। इस प्रकार विद्यार्थियों इस पंक्ति का अर्थ बनेगा कि वसंत रूपी बालक के शरीर पर जो फूल हैं वे एक झबले का काम कर रहे हैं और उसकी छवि बढ़ा रहे हैं, उसको सुंदरता प्रदान कर रहे हैं। आइए अब हम अगली पंक्ति का अर्थ जानते हैं। आगे है, पवन झुलावे कैकी कीर बरतावे देव, कोकिल हलावे हुल सावे कर तारी दे। यहाँ पर आप देखेंगे पवन का मतलब होता है हवा और झुलावे का मतलब झुला रहा है। तो जो पेड़ की जो डालियां हैं जब हवा चलती है तो वो हिलती हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे पवन जो है वह उसका जो पालना है, वसंत ऋतु का पालना है, उसे झुला रहे हैं। और कैकी का मतलब होता है मोर और कीर का मतलब होता है तोता। तो जो वसंत ऋतु आता है तो मोर और तोता तरह तरह की आवाज करते हैं, गाना गाते हैं। तो वे जो क्या कर रहे हैं, बतरावे यानी वे बसंत ऋतु से बातें कर रहे हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों इस पंक्ति का अर्थ होगा कि पवन जो है वह वसंत रूपी बालक को झूला झुला रही है और जो मोर और तोते हैं उससे बातें कर रहे हैं। आगे कोकिल का अर्थ होता है कोयल और हलावे हुलसावे का अर्थ होता है मीठी मीठी बातें करना। तो इस पर जब मोर और तोता वसंत से बातें कर रहे हैं तो कोयल क्या कर रही है, कोयल हलावे हुलसावे कर तारी दे, यानी कोयल जो है वह वसंत रूपी बालक से तालियां बजा बजा कर मीठी मीठी बातें करके उसका मन बहला रही है। उसको जो है जैसे छोटे बच्चे को बड़े लोग बहलाते हैं ना, ताली बजाकर चुटकी बजाकर, वैसे ही कोयल उसको बहला रही है। आइए अब हम अगली पंक्ति का अर्थ देखते हैं। अगली पंक्ति है,
पुरित पराग सो उतारो करे राइनोन कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। यहाँ पर जो दूसरी पंक्ति है कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, इसके अर्थ से ही जो है वह ऊपर वाली पंक्ति का अर्थ आएगा। यानी यहाँ पर क्या है कि कमल की कली यानी कंजकली नायिका बनकर और लतान यानी जो लता होती हैं उसको सर पर साड़ी के रूप में बनाकर इस प्रकार रखी हुई है जैसे वह नायिका हो यानी वसंत की माता हो। और वह क्या कर रही है, वह पुरित पराग सो उतारो करे राइनोन, और वो जो राइनोन से जैसे राई और नमक से नजर उतारते हैं ना, सरसों और नमक से नजर उतारते हैं, वैसे ही जो पराग कण हैं उसका प्रयोग करके वह वसंत रूपी बालक की नजर उतार रही है। तो यहाँ पर देखेंगे कि पूरा एक बच्चे का सा माहौल बन गया है और सब लोग उसका स्वागत करने में लगे हैं। आइए अगली पंक्ति का अर्थ जानते हैं। आगे है मदन महीप जू बालक बसंत ताही। मदन महीप का मतलब होता है कामदेव, यानी मदन महीप यानी जो कामदेव हैं उसके बालक की तरह ये जो वसंत है, वसंत को कहते हैं कामदेव का जो अग्रदूत। तो जो वसंत है वह कामदेव के बालक हैं, जिसको जगाने के लिए प्रातः ही जगावत गुलाब चटकाई दे, जिसको जगाने के लिए रोज सुबह जो गुलाब हैं वे चुटकी बजाते हैं, उसको उठाने के लिए चुटकी बजाई जाती है। आइए विद्यार्थियों अब हम अगले कवित का अर्थ जानते हैं। कवित संख्या 2। इस कवित में जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा की चांदनी होती है, और वह चांदनी जब धरती पर पड़ती है तो उसका सौंदर्य कितना खिल जाता है, तो उसका वर्णन करते हुए कवि ने उसकी तुलना राधा के सौंदर्य से की है। राधिका यानी कृष्ण की जो प्रेयसी थी उनके सौंदर्य से की है। तो आइए विद्यार्थियों इस कविता को समझते हैं। पहली पंक्ति है फटिक सिलानी सो सुधार्यों सुधा मंदिर। तो फटिक से जो होता है वह एक प्रकार का क्रिस्टल होता है। तो ऐसा लग रहा है कि जो सुधा है, धरती है, वह पूरे क्रिस्टल से बन गई है और क्रिस्टल से उस पर एक मंदिर बनाया गया है। जब चांदनी पड़ती है ना धरती पर तो ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती चमक रही है। तो ऐसा लगता है जैसे जो धरती है वह एक मंदिर बन गई है। और किसकी मंदिर बन गई है? वह एक क्रिस्टल की मंदिर बन गई है। तो आगे वे कहते हैं उधी दधी कोसों अधिकाई उगमे अमंद। यानी यहाँ पर देखिए उधी का मतलब होता है समुद्र और दधी का मतलब होता है दही, और इसका अर्थ यह निकला फिर कि समुद्र की जो लहरें हैं जो ऊपर नीचे चढ़ती हैं तो उससे झाग जो बन जाता है, तो वह ऐसा लगता है जैसे जो समुद्र है वह दही का समुद्र है, उसमें पानी ना होकर दही हो। आगे वे कहते हैं बाहर ते भीतर लो भीति ना देखें देव, दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद। यानी यहाँ पर भीति का मतलब होता है दीवार। तो जो ऐसी दीवार बन गई है जिससे न तो बाहर कुछ दिखाई देता है और ना ही भीतर यानी अंदर से बाहर तक कुछ नहीं दिखाई देता। ये जो प्रकृति है उसने सौंदर्य का एक चादर सा फैला लिया है। आगे कवि कहते हैं कि दूध को सो फेन फैल्यो, और जो आंगन है उस पे ऐसा लगता है जैसे दूध का सा फेन जो है वह पूरे फर्श पर फैल गया हो। आगे कवि कहता है कि तारा सी तरुणी तामे थाड़ी झिलमिल होती, और जो तारे हैं वे नवयुवती के समान लग रहे हैं और वे उस दृश्य में खड़े होकर झिलमिल कर रहे हैं, चमक रहे हैं आकाश में। आगे वे कहते हैं मोतिन की ज्योति मिले मलिका को मरकंद, जैसे मलिका के फूलों को रस मिल गया हो और मोतियों को चमक मिल गई हो, ऐसा प्रतीत होता है। आगे कवि कहता है आरसी से अंबर में आभा सी उजियारी लगे। और ये जो आकाश है, आरसी जो है मतलब दर्पण, और ये जो इसकी जो आभा है, जो चांदनी चमकती है, तो आकाश दर्पण जैसा लगता है, शीशे जैसा लगता है, और
इस शीशे में, आकाश रूपी शीशे में प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। और ये जो चांद है वह जब उसमें चमकता है तो वह राधा के सौंदर्य, राधा के मुख जैसा प्रतीत होता है। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है, कवि ने यहाँ पर राधिका के सौंदर्य का वर्णन किया है। आइए विद्यार्थियों, देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इस वीडियो में हमने सबसे पहले जाना कि वसंत ऋतु का वर्णन कवि ने किस प्रकार किया है। इसके बाद अगले कवित्व में हमने राधिका के सौंदर्य का वर्णन कवि ने जो प्राकृतिक दृश्यों से किया है उसका वर्णन किया है। विद्यार्थियों, घर जाकर आप इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में एक एक अनुच्छेद लिखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।